Hi everyone and welcome you all on Physics अध्ययन. I hope you all are doing well and great. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. और जो लास्ट लेक्चर था वो काफी थोड़ा सा लेंदी, आई गेस 47 48 या 50 मिनट्स का था. दैट वाज ऑन प्रॉब्लम्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और वो बहुत बेसिक, बहुत इजी प्रॉब्लम्स पे बेस्ड एक प्रॉब्लम सेक्शन था. तो आइडिया मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं कि इस पूरे वीडियो सेशन से हम लोग जो सॉल्व करेंगे उन प्रॉब्लम्स में कुछ खास बात होगी वो मैं पहले ही बता दूं. अदरवाइज आप लोगों को फॉलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. पहला, वो थोड़े से लेंदी होंगे प्रॉब्लम्स. सेकंड, लेंदी होंगे तो कैलकुलेटिव भी होंगे. एंड थर्ड, जब हम ये पूरी लेंदी कैलकुलेशंस और सब कुछ करेंगे देन वी विल लर्न सम फिजिक्स फ्रॉम इट. ओके, सिस्टम्स कैसे बिहेव करते हैं, डिफरेंट तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं हम वो डील करेंगे. कई ऐसे कोरिलेशंस आएंगे कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज करके और किन किन अदर फिजिक्स की ब्रांचेस में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या वहां से कुछ रिलेशन लेके यहाँ से कुछ कर सकते हैं. सो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो आपका बैकग्राउंड, एक एक बहुत ही नेसेसरी टूल है अदर फील्ड्स को स्टडी करने के लिए. जैसे आप स्टैटमैक अगर आपको नहीं आती, यू कैन नॉट स्टडी कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स. स्टैटमैक आपको नहीं आती, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स जो इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फर्मियंस है, बोसॉन्स हैं, अगर आपको उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज नहीं पता, देन हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी दैट. ओके, सो एक बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे. और जो प्रॉब्लम्स होंगी वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ जो टेक्स्ट बुक मटेरियल्स में है, जिनके बिना, मतलब उन प्रॉब्लम्स को स्टडी किए हुए आप किसी भी स्टैटमैक कोर्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकते. मतलब आप कोई भी लेक्चर सीरीज देखो, चाहे आप अब्रॉड या इंडियन यूनिवर्सिटी, एनपीटीईएल, एमआईटी, इसके इतने ओपन कोर्स वर्क पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप कोई सा भी देखो, बिना इन स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते. यू हैव टू, एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टडी दोज. सो वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, एंड देन वी विल डू सम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. ओके, और आपको इन्हीं प्रॉब्लम से आइडिया लग जाएगा कि एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ उसके आइडियाज, कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे. फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में इन्हीं से चीजें पूछी जा रही हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो क्यों ना हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स पहले स्टडी कर लें, एंड देन वी विल गो टू प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स. तो अब जो वीडियोस आएंगे इस पूरी सीरीज में वो थोड़ा सा ऐसे होंगे कि थोड़े से लेंदी. हो सकता है एक वीडियो में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हुए, बट बी विथ मी, स्टे विथ मी, डू द कैलकुलेशंस. जहां पे मैं कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ वो मैं कहूंगा कि ये कैलकुलेशन सॉल्व करो, देन सॉल्व इट, सो दैट यू शुड नो मैथमेटिक्स कैसे करनी है और कैसे चीजें कैलकुलेट करनी है, कहाँ पे किसका इंटरप्रिटेशन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो हमें हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में चेक करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बेसिक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनसेम्बल सिस्टम. तो एनसेम्बल में हम लोगों ने चार पढ़े थे: माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, गिब्स एंड ग्रैंड. चारों इक्विवेलेंट एनसेम्बल्स हैं. एक प्रॉब्लम को आप हर एक एनसेम्बल से सॉल्व कर सकते हो, बट डिपेंड ये करता है कि कौन से एनसेम्बल से मेरी प्रॉब्लम कैलकुलेटिव या उसकी मैथमेटिक्स थोड़ी इजी हो जाए, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा इजी हो जाए. दैट्स व्हाई वी वर्क ऑन डिफरेंट एनसेम्बल्स. मैथमेटिकली ये चारों एनसेम्बल्स आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम. अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखोगे यू विल गेट कि ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, so let's start with our very first problem, that is our, we will study two level system. टू लेवल सिस्टम. तो टू लेवल सिस्टम में क्या है कि मेरे पास एक सम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, मेरे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं. लेट्स से एक एनर्जी स्टेट्स ये है, एक एनर्जी स्टेट लेट्स से ये है. ओके, कन्वीनियंस के हिसाब से हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल इसको E1 दे सकते हैं, इसको E2 दे सकते हैं, या इसको एक एनर्जी स्टेट को आप जीरो कह लो और दूसरा एनर्जी स्टेट को आप एप्सिलॉन कह लो. कि मेरी जो ये जो फर्स्ट है, दिस इज माय ग्राउंड स्टेट,
ये वाली जो है दिस इज योर ग्राउंड स्टेट, और जो सेकंड है ये तुम्हारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है जिसकी एनर्जी एप्सिलॉन है। इट मींस ये जो एनर्जी गैप है दैट इज एप्सिलॉन। अब इसको ऐसे भी कह सकते थे कि ये मेरा एप्सिलॉन 1 है, ये मेरा एप्सिलॉन 2 है, ये जो एनर्जी गैप है दैट इज एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1, दिस इज योर एप्सिलॉन। तो दोनों में, दोनों सिस्टम्स में फिजिक्स सेम होगी, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो हम मैथमेटिक्स हमारी सिंपल रहे, इजी रहे, इसलिए हम लोग ले रहे हैं 0 से एप्सिलॉन। ग्रेट। टू लेवल सिस्टम में कोई भी सिस्टम्स हो सकते हैं, हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से एग्जांपल हैं जो टू लेवल सिस्टम में आते हैं या प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास दो लेवल का एक सिस्टम है, जिसमें दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक लेट्स से जीरो, एक मेरा एप्सिलॉन एनर्जी पे। लेट्स से सिस्टम में n पार्टिकल्स एंड यू हैव टू फाइंड एवरीथिंग कि इसकी एवरेज एनर्जी क्या होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इसकी फ्री एनर्जी क्या होगा। तो ये सारी चीजें करने से पहले हम लोगों को इसका लिखना पड़ेगा पार्टीशन फंक्शन, कि आप किस एंसेंबल में हो और उसका पार्टीशन फंक्शन क्या है। फिर उससे तुम अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज जो है वो निकाल सकते हो। सो लेट्स solve this problem in canonical ensemble। canonical ensemble कैनोनिकल एंसेंबल में सॉल्व करने का एक यहाँ पे रीजन, और इसको आप माइक्रो कैनोनिकल में भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, गिब्स ग्रांट, किसी भी एंसेंबल में इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। कैनोनिकल एंसेंबल मैं इसलिए यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ कि आप सब लोग का जो बैकग्राउंड है वो मोस्टली मैं प्रेफर करता हूँ कि बीएससी का है या आप मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हो जो स्टैटमैक थोड़ा बहुत कर रहे हो और अपने जैम जेस्ट और सीएसआईआर नेट और गेट के लिए पढ़ रहे हो। तो कैनोनिकल एंसेंबल इज इजीएस्ट वन टू डू मैथमेटिक कैल्क। ऐसा नहीं कि गिब्स और ग्राइंड में कैलकुलेशन टफ है, इस प्रॉब्लम में कैनोनिकल एंसेंबल इजी रहेगा। दूसरा, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनको आप कैनोनिकल एंसेंबल से सॉल्व करोगे, तो आपको कैनोनिकल एंसेंबल की यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट्स राइट। ओके, तो कैनोनिकल एंसेंबल में जो पार्टीशन फंक्शन है z, वो हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज योर समेशन ओवर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन मल्टीप्लाइड बाय बोल्ट्जमैन वेट। बोल्ट्जमैन वेट कितना होता है, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h। तो सारे कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, मेरे पास दो ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं, या तो पार्टिकल स्टेट में रहेगा, या तो पार्टिकल इस या तो जीरो स्टेट में रहेगा, या तो ई वाली स्टेट में रहेगा। तो मेरी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या आ जाएंगी, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा जीरो, यानी कि ओके लेट मी राइट इन दिस वे, दिस इज समेशन ओवर i gi e रेज़ टू पावर माइनस बीटा ei। यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से समझो कि ये ei क्या है, वो अब डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ei, मेरा एक ei ये हो जाएगा, तो e0 मैं लिख सकता हूँ जीरो, E1 में लिख सकता हूँ एप्सिलॉन। यहाँ पे ये जो GI है वो डिनोट करता है डीजेनरेसी को। डीजेनरेसी का क्या मतलब है, लेट सपोज, देखो ये प्रॉब्लम्स में बहुत स्लो इसलिए भी जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्व कैसे करना है। अगर एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा दिए, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स एट योर ओन। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे समझ समझ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा भी था कि नेक्स्ट वीडियोस थोड़ा सा स्लो जाएंगे। तो अब यहाँ पे, हाँ जी आई, तो ये जो जी आई है दिस इज योर डीजेनरेसी। डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहता कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है, टू लेवल सिस्टम कुछ इस तरीके से है कि ग्राउंड स्टेट मेरा इसकी डीजेनरेसी 2 है, मेरी एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी लेट्स से 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में तीन अलग अलग मैथमेटिकल स्टेट्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम है। तो यहाँ पे अगर आप इनको स्प्लिट करोगे, थोड़ा जूम, हालांकि जूम करने से तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, so these energy levels will split in some particular order। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो एनर्जी वाली तीन अलग अलग स्टेट्स हैं, एप्सिलॉन एनर्जी, सॉरी जीरो एनर्जी वाली दो अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पे। डिजेनरेसी दो का मतलब है कि दो अलग स्टेट हैं जिनका एनर्जी लेवल जीरो है। इसका मतलब क्या है कि तीन ऐसी स्टेट्स हैं, तीन ऐसे वेव फंक्शन, सॉरी तीन ऐसे आइगन वेक्टर्स हैं जिनकी एनर्जी लेवल सेम है और वो एप्सिलॉन है। तो ये तो डिजेनरेसी का मतलब हो गया, और हम लोग इस पे भी प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व। ओके, तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हम लोग अपना पार्टीशन फंक्शन लिख लेते हैं। सो दिस विल बी आई, मतलब अलग अलग स्टेट्स पे समेशन जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, जी आई
ये जी आई फर्स्ट वाली स्टेट के लिए कितना, एक ही स्टेट है, तो डीजेनरेसी इसकी कितनी हो जाएगी, 1 ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और इस स्टेट की एनर्जी कितनी है, 0, प्लस क्योंकि समेशन है ना यहाँ पे, ये चीज सम हुआ है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट के लिए हमें समेशन लगाना पड़ेगा, प्लस नेक्स्ट स्टेट की डीजेनरेसी वो भी 1 है, ई रेज टू पावर माइनस बीटा, और इसकी एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन। तो ये मेरा पार्टीशन फंक्शन आ गया, दिस इज 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, एज सिंपल एज पॉसिबल, धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये सिस्टम छोड़ के एक दूसरा सिस्टम होता, लेट्स से कि ये एप्सिलॉन है, ये 0 है, इसकी डीजेनरेसी मेरी 1 है, इसकी डीजेनरेसी मेरी 2 है, एंड लेट्स सपोज एक और एनर्जी लेवल है एप्सिलॉन 1 और 2 कह देते हैं, इसकी डीजेनरेसी मेरी 3 है। इसका पार्टीशन फंक्शन क्या होता, z is equal to 1 e raised to power minus beta 0 plus 2 e raised to power minus beta epsilon 1 plus 3 e raised to power minus beta epsilon 2। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं दीज आर डीजेनरेसी, और ये जो जीरो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 है, ये क्या है, एनर्जी लेवल्स है। तो आई होप कि नाउ इट इज क्लियर कि अगर मेरे पास डीजेनरेट स्टेट्स हैं तो उनका पार्टीशन फंक्शन आप लोग कैसे लिखोगे। पार्टीशन फंक्शन तो हो गया, सो दिस इज माय z। अब हमें ये पता है कि व्हेन वी आर इन कैनोनिकल एंसेंबल, हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है वो क्या है, दिस इज योर फ्री एनर्जी। तो फ्री एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, फ्री एनर्जी इज योर फ्री एनर्जी F इज इक्वल टू माइनस के बी टी लॉग ऑफ Z। ये हमारी फ्री एनर्जी है, ये सारी चीजें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी के लेक्चर्स में। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के बी टी लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ से फ्री एनर्जी निकल गई। ग्रेट, फ्री एनर्जी तुम्हें पता है कि फ्री एनर्जी इज योर E माइनस टी एस, दैट इज एनर्जी माइनस टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी। तो आप इसको DF निकाल सकते हो, दैट इज DE माइनस टी ऑफ TS। ये कितना आ जाएगा, DE माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। अब आप यहाँ पे DE की वैल्यू रख दो, और ये सारी चीजें हम लोग थ्योरी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो थ्योरी में भी किया हुआ है। तो DF की वैल्यू अगर आपको पता है, देन यू कैन फाइंड टेम्परेचर, एंट्रोपी, ठीक है, ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव्स लेना है। But we are more interested in finding out what is the average energy of the system, what is the specific heat of the system। ये सारी चीजें अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। So first let's find out what is the average energy of the system। Okay, तो average energy of the system क्या है, average energy is माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग ऑफ जेड। जहां पे मैं जो बीटा लिख रहा हूं हमेशा, दैट इज 1 बाई के बी टी। ओके, तो ये एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन है, हम लोगों ने थ्योरी में इसको डिराइव भी किया था कि कैसे आता है, दिस इज माइनस डेल बाई डेल बीटा। अगर मैं लॉग ऑफ जेड निकालूं तो मेरा जेड ये है, तो लॉग ऑफ जेड क्या हो जाएगा, दिस विल बी लॉग ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लॉग का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 प्लस, अब e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा, सो दिस इज माइनस एप्सिलॉन e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। ओके, तो इसको आप करोगे, सो दिस विल बी एप्सिलॉन ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन। ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बीटा ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया। So this is your average energy of the system. So this is your average energy of the system। यानी कि टू लेवल अगर सिस्टम है, तुमने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, तो पर पार्टिकल जो एवरेज एनर्जी होगी वो ये आएगी, एप्सिलॉन बाय 1 प्लस ई रेज़ टू पावर बीटा एप्सिलॉन।
तो ये तो हो गई इंटरनल एनर्जी या एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल की बात। अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो, सो दिस इज योर E बाई एन विच इज योर एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल। दिस इज एवरेज 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर is epsilon n divided by 1 plus e raised to power epsilon by kb into t। तो ये आपका हो जाएगा how energy varies, total energy varies as a function of temperature। now you can plot this function, you can have sense कि ये फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। सो प्लॉटिंग का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ। यू हैव software called Desmos which is very handy and very easy to use। आप Desmos में जाओ, ये फंक्शन पुट करो, एप्सिलन की वैल्यू कुछ कांस्टेंट ले लेना, 2 3 10 कुछ भी ले लेना, n की वैल्यू कुछ ले लेना सम कांस्टेंट, या आप एवरेज एनर्जी प्लॉट कर लो, दैट्स आल्सो फाइन, या टोटल एनर्जी प्लॉट कर लो, एनीवे व्हाटएवर यू वांट। फिर यू शुड प्लॉट व्हाट इज E of t versus t। एक्स एक्सिस पे आप टेम्परेचर रखो, वाई एक्सिस पे आप एनर्जी रखो, एंड चेक कि उसका बिहेवियर कैसा आ रहा है। इन योर नोटबुक, क्योंकि आई बिलीव कि ये सारी चीजें आप नोटबुक पे लिख रहे होंगे, इन योर नोटबुक यू शुड हैव ग्राफ ऑफ एनर्जी वर्सेस टेम्परेचर। मैथमेटिकली कैसा ग्राफ का बिहेवियर आना चाहिए वो बिना प्लॉट के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एनालाइजिंग डिफरेंट लिमिट्स ऑफ दिस फंक्शन, कि लो टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पे एवरेज एनर्जी क्या होगी। और जो चीजें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे यू शुड वेरीफाई विथ योर प्लॉट। ओके, तो लेट्स डू इट। तो अगर मान लो फर्स्ट मैं ये लेता हूं, मैं लो टेम्परेचर पे बात करता हूँ। लो टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर व्हेन गोज टू जीरो, इट मीन्स बीटा गोज टू इंफिनिटी। रिमेंबर बीटा इज 1 by kBt। व्हेन बीटा गोज टू इंफिनिटी, या तो ये एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है e रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन, वो क्या जाएगा इंफिनिटी। तो ये पूरा जो फैक्टर है दिस गोज टू इंफिनिटी, सो दिस विल बी 1 by इंफिनिटी, सो इट इज 0। यानी कि इस पर्टिकुलर लिमिट में योर ई टी, ई एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गोज टू 0। सेकेंड लिमिट हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी आर एट अ हाई टेम्परेचर रेजिम, यानी कि बीटा गोज टू 0। जब बीटा गोज टू 0, इट मींस कि ये e रेज टू पावर बीटा, e रेज टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो एवरेज एनर्जी जो होगी वेरिएशन, सॉरी ई टी जो होगा, दैट शुड अप्रोच एप्सिलॉन n by 2। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि अब किसी भी टेम्परेचर रिजीम में रहो, अब जीरो से लेके इन्फिनिट टेम्परेचर तक जाओ, तो अगर आप ये देख रहे हो एवरेज एनर्जी when t goes to infinity is epsilon by 2, average energy when t goes to 0 is 0। okay, when t goes to infinity पे क्या हो रहा है कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन बाई 2। यानी कि हाफ ऑफ द पार्टिकल्स आर इन एप्सिलॉन स्टेट और हाफ ऑफ द पार्टिकल आर इन ग्राउंड स्टेट। तो जैसे मेरे पास ये है जीरो, ये जीरो वाली एनर्जी स्टेट है, ये मेरी एप्सिलॉन वाली एनर्जी स्टेट है, मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, तो हाई टेम्परेचर रेजिम में n by 2 यहाँ पे होंगे, n by 2 यहाँ पे होंगे। ओके, दैट्स व्हाई एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल इज कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन by 2। ओके, तो ये डिफरेंट लिमिट्स हैं जिनको आप अगर फिजिक्स सीखना चाहते हो, अगर आप सिस्टम में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद कुछ देखना चाहते हो, चलो लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा है, कहाँ पे है वो, किस एनर्जी स्टेट में है, तो कुछ इंट्यूटिव सेंस अगर लेना है तो यू शुड प्लॉट देम, यू शुड डू दीज काइंड ऑफ लिमिट्स। ये लिमिट्स आप देख लो कि कहाँ पे कैसे रह रहे हैं, दिस विल हेल्प यू इन फ्यूचर जब आप मास्टर्स करोगे तब। ओके, तो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, एवरेज एनर्जी हम लोगों ने निकाल लिया, वेरी गुड। सो एट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना ये सारी चीजें, ये जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा है ना, ये फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन या जो एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। इट मींस ये जो सारी चीजें हम लोग निकाल रहे हैं, ये एवरेज एनर्जी या स्पेसिफिक हीट अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट ऑल इज इन इक्विलिब्रियम। सो दैट इज एनर्जीज एट इक्विलिब्रियम। गुड।
दो चीजें हम लोगों ने सॉरी एक चीज कैलकुलेट कर ली, बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ये जैसे डीएफ कैलकुलेट करो। ठीक है, डीएफ कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, प्रेशर या अदर चीजें जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीजें लेक्चर में दी हैं, दीज आर जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स, यू नो व्हाट इज अ फॉर्म ऑफ एफ। डेल एफ बाई डेल टी क्या चीजें हैं, डेल एफ बाई डेल डी इज इक्वल टू यू पी डी वी, डेल एफ बाई डेल वी क्या चीजें आती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कर रखी है, तो जस्ट डू द पार्शियल डेरिवेटिव, यू विल गेट अदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज एज वेल। हम लोग थोड़ा सा उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं अभी जो चीजें हमें एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती हैं। लेट्स डू द सेकेंड वे। फर्स्ट वाज आवर इंटरनल एनर्जी, सेकेंड इज आवर स्पेसिफिक हीट। इंटरनल एनर्जी हमने निकाल ली, तो स्पेसिफिक हीट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल यानी कि CV, दिस इज कैपिटल CV बाई N। ये कितना होता है, डेल बाई डेल टी ऑफ एवरेज एनर्जी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, CV इज डेल E बाई डेल टी। ओके, तो अगर आप दोनों तरफ n से डिवाइड कर दोगे, सो दिस विल बिकम डेल बाई डेल टी E बाई n। तो E बाई n मेरा क्या, एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल, वो मेरा इससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, सो बोथ आर सेम थिंग, यू जस्ट नीड टू नो कि कहाँ पे कैसे क्या यूज करना है। सो वी आर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक हीट पर पार्टिकल। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर डेल बाई डेल टी, और एवरेज एनर्जी क्या थी, एप्सिलन बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलन। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में डेरिवेटिव है, ऊपर मेरा बीटा है जो कि 1 बाई के बी टी है, तो ये जो कैलकुलेशन है वो या तो आप कहीं प्लस माइनस का साइन गलती कर दोगे। सो इट्स बेटर कि मैं इस पूरे इस और ये जो डेल टी है इसको डेल बीटा में कन्वर्ट कर लूं, तो मुझे सिर्फ बीटा इंटीग्रल पे ध्यान देना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बीटा मेरा क्या होता है 1/kBt, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल बीटा बाई डेल टी क्या हो जाएगा, -1/kBt²। इट मींस डेल टी क्या हो जाएगा, -kBt² डेल बीटा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल बीटा। एप्सिलन कांस्टेंट है तो वो मैं बाहर ले सकता हूँ, सो दिस विल बी माय एप्सिलन बाई के बी टी स्क्वायर 1/1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलन। ओके, तो अब बस उसको डेरिवेटिव करना है, माइनस इसको माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, दिस इज माइनस के बी टी स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलन की पावर 2, ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर बीटा एप्सिलन इंटू एप्सिलन। ठीक है, पूरा डेरिवेटिव कर लो, सो दिस इज एप्सिलन स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/kBt, सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ kb एप्सिलन बाई kbt का होल स्क्वायर। रिमेंबर यहाँ पे kb था, यहाँ पे kb स्क्वायर करके एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके, ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर बीटा एप्सिलन डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर बीटा एप्सिलन का होल स्क्वायर। तो ये जो पूरी क्वांटिटी आई है दैट इज योर स्पेसिफिक हीट एट स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट है और एट तो कुछ नहीं है, स्पेसिफिक हीट ऑफ टू लेवल सिस्टम कैसे लिख सकते हो, ऑफ टू लेवल सिस्टम। अगेन अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। स्पेसिफिक हीट आप सिस्टम में एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। आप लोगों ने बीएससी में या एमएससी में किसी भी टाइम पे आप लोगों ने जरूर, मतलब हर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक एक्सपेरिमेंट रहता है, मेजर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड या ऑफ दिस मटेरियल। तो वो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे आप लोगों ने मेजरमेंट्स लिए होंगे। तो आप उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को यहाँ से, अगर आपके पास टू लेवल सिस्टम है, आप यहाँ से मैच कर सकते हो। ओके, दैट इज वन वे। और बाकी फिजिक्स में कैसे क्या डिस्कवरीज हुई, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। सो बट उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके लिमिट्स डिस्कस करना, कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इफ आई गो टू अ लो टेम्परेचर यानी कि T goes to 0,
इट मीन्स कि बीटा गोज टू इंफिनिटी। बीटा गोज टू इंफिनिटी में ये वाला टर्म भी लार्ज होगा बिकॉज e रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन गोज टू इंफिनिटी। तो ये वाला टर्म goes to infinity, this wala term also goes to infinity, so this is one infinity by infinity form. So you have to find कि कौन सा ज्यादा पावर से। देखो अगर ये टर्म लार्ज है तो वी कैन निग्लेक्ट दिस वन, तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 2 बीटा एप्सिलॉन। ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर है बट लो टेम्परेचर पे एक्सपोन मतलब पावर लॉस से हमेशा एक्सपोनेंशियल ज्यादा फास्टर डिके या ग्रोथ करते हैं। So ये जो behavior है overall ये वाला this will go as at low temperature e raised to power beta epsilon divided by e raised to power 2 beta epsilon, this is proportional to e raised to power minus beta epsilon। यानी कि low temperature पे जो specific heat है per particle this varies as e raised to power minus beta epsilon, या इसको आप लिख सकते हो e raised to power minus epsilon by kBt एक्सपोनेंशियल डिके। यानी कि आप हायर टेम्परेचर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो जब आप लो टेम्परेचर पे जाओगे इट विल डिके एक्सपोनेंशियली। ओके, सेकंड, अब आप लोग आर्ग्यू कर सकते हो कि ठीक है ये वाला टर्म तो ठीक है एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, लेकिन ये 1/t भी तो है ना, व्हेन t गोज टू इंफिनिटी, t गोज टू जीरो, दिस टर्म गोज टू इंफिनिटी, तो ये ब्लो अप क्यों नहीं हो जा रहा? ठीक है, तो सिंपल रीजन ये है कि जो 1/t² क्या है, पॉलिनोमियल है। e रेज टू पावर माइनस एप्सिलॉन बीटा क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आपको ये पता होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज फास्टर डिकेइंग फंक्शन देन एनी पॉलिनोमियल। ओके, so that's why any polynomial any power log है लो 1 upon t 1 upon t square 1 upon t cube 1 upon t की power 4, इन सबसे ज्यादा फास्टर डिके करेगा एक्सपोनेंशियल। तो एक है जो डिके कर रहा है एक्सपोनेंशियली, एक हो रहा है जो इंक्रीज कर रहा है 1 पावर लॉ से 1 upon t स्क्वायर लो टेम्परेचर पे इंक्रीज करेगा, तो डिके वाला जो होगा वो फास्टर होगा। तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, बीटा गोज टू जीरो, जब बीटा गोज टू जीरो तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1+1, ये हो जाएगा पूरा हो जाएगा 1, दिस इज हो जाएगा 1, सो दिस इज हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा। सो दिस होल क्वांटिटी विल बी 1/4 हायर टेम्परेचर पे। तो जो लीडिंग ऑर्डर करेक्शन मतलब जो लीडिंग ऑर्डर वेरिएशन होगा वो 1/t² होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब एक्सपोनेंशियल वाला कोई टर्म बचा ही नहीं, वो सारे e की पावर बीटा जीरो, जब ये मेरा जीरो है सो दिस बिकम्स e की पावर जीरो, e की पावर जीरो इज 1। ओके, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो दिस इज 1 की पावर 1/4। जो लीडिंग ऑर्डर टेम्परेचर डिपेंडेंस आएगा वो तुम्हारा यहाँ से आएगा कि स्पेसिफिक हीट वेरीज एज 1/t²। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको भी आप प्लॉट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ बट यू हैव टू डू इट केयरफुली इन योर नोट्स। ओके, तो ये मेरा स्पेसिफिक हीट है और ये मेरा टेम्परेचर की एक्सिस है। लो टेम्परेचर पे इसका वेरिएशन कुछ एक्सपोनेंशियली होगा कि ये अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है दिस विल इंक्रीज डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, और हाई हाई टेम्परेचर्स पे वेरिएशन क्या है 1/t², यानी कि ये कुछ इस तरीके का डिके कर रहा है। तो इन बिटवीन एक एक डिके 1/t² बिहेवियर ये है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इन बिटवीन इट शुड गो लाइक अ मैक्सिमा। ये जो बिहेवियर होगा दिस विल गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो डिके है दिस इज 1/t² डिके। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो लो टेम्परेचर वाला जो पार्ट है दिस इज e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन टाइप ऑफ डिके। ओके, सो दो डिफरेंट रेजिम्स हैं। लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, हाई टेम्परेचर पे 1/t² से उसका बिहेवियर आएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, कि अगर चीजें नहीं समझ में आ रही यू कैन रीड इट आउट एंड देन यहाँ पे आपकी फिजिक्स आएगी। व्हाट दिस विल टेल यू, vanishing of Cv as e raised to power minus epsilon by kBt, or e raised to power minus beta epsilon at low temperature is characteristics of
systems with an energy gap separating the ground state and first excited state, and first या lowest excited state ऐसे लिख लो, lowest excited state. गुड. अब हम लोग यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेंगे जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स की डिस्कवरी के हिसाब से. देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास एक टू लेवल सिस्टम है. एक जीरो, मतलब मैं अगर कहूं तो मेरे पास एक ये है एनर्जी लेवल है लेट्स सपोज, और एक एनर्जी लेवल ये है. दो एक सॉरी डायग्राम में काफी बड़े बड़े हो गए, बट यू कैन सी कि मेरे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं. एक जीरो है, एक एप्सिलॉन है. एक एप्सिलॉन वन एक एप्सिलॉन टू भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, बट दो एनर्जी लेवल्स हैं. एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है. तो यहाँ पे अब क्या लिखा है कि जो हमने कैलकुलेट किया लो ऑर्डर, यानी कि सॉरी लो टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट है दैट वेरीज एज एक्सपोनेंशियल डिके. ऐसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला. यहां से फिजिक्स ये है कि अगर मेरे सिस्टम में, अगर मेरे, अब किसी ने उस जो भी प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जाके तो किसी ने नहीं देखा है ना कि मेरे सिस्टम में दो एनर्जी लेवल्स हैं जिनके बीच का गैप एप्सिलॉन है. तो हम लोग क्या करते हैं, वी मेजर एक्सपेरिमेंटली द स्पेसिफिक हीट. और अगर मुझे लो टेम्परेचर पे ये एक्सपोनेंशियल डिके का कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है, कैसे, मैंने डेटा लिए, मैंने डिफरेंट डिफरेंट लो टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक हीट को प्लॉट किया, वो समथिंग लेट्स से डेटा पॉइंट्स मेरे कुछ इस तरीके से आए. ओके. और फिर मैंने उसमें एक एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल कर्व फिटिंग की और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, मतलब उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरीके से है. तो हम ये कह सकते हैं जो सिस्टम है, जो ओरिजिनल सिस्टम है, उसमें जो एनर्जी लेवल्स हैं उनमें गैप है. ओके. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया एंड कॉन्सेप्ट. आई विल शो यू वन मोर एग्जांपल हियर. तो इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, या जो आइडिया, जो आपका टेक होम मैसेज है वो है क्या है कि टू लेवल सिस्टम में या कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें स्पेसिफिक हीट सीवी लो टेम्परेचर पे एक्सपोनेंशियली डिके करती है, वो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट में एक एनर्जी गैप होता है. एनर्जी गैप का यहाँ कहाँ पे है, ये जो है, ये जो मैंने पूरा सिस्टम लिया, ये जो है दिस इज योर एनर्जी गैप. कई सिस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जीरो है, यही जस्ट उसके पास इन्फिनिट स्मॉल डिस्टेंस पे एप्सिलॉन वन है, उसके इन्फिनिट स्मॉल डिस्टेंस पे एप्सिलॉन टू है, उसके इन्फिनिट स्मॉल एप्सिलॉन थ्री है. तो ये जब जीरो, मतलब लोएस्ट एक्साइट ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब उनमें बहुत कम एनर्जी डिफरेंस है, देन वी कॉल देम एज अ कंटिन्यूअस एनर्जी स्पेक्ट्रम. और यहाँ पे जब एक फाइनाइट चेंज है, then that we call as a energy gap या discrete energy levels. ओके. तो फिजिक्स यहाँ पे यह है कि अगर लो टेम्परेचर पे किसी भी सिस्टम का स्पेसिफिक हीट एक्सपोनेंशियली डिके करता है, देन ग्राउंड स्टेट और लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट्स जो होंगे दे हैव अ फाइनाइट गैप. इसका चलो ठीक है, ये तो मेरी कैलकुलेशन से हो गई, मैंने वही चीजें लिख ली. इसको फिजिक्स में कहाँ अप्लाई किया गया वो मैं आपको बताता हूँ. तो इसको फिजिक्स में कहाँ अप्लाई किया गया, जब सुपर कंडक्टर्स की डिस्कवरी चल रही थी, तो सुपर कंडक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली हम लोग एक्सपेरिमेंटल ही करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स डेटा, मतलब डेटा कलेक्ट करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम द डेटा एंड देन थिंक कि सिस्टम के अंदर क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, और उसकी पॉसिबल थ्योरी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. सबसे पहले सुपर कंडक्टिविटी का जो एक्सपेरिमेंट आया था वो मरकरी का था. मरकरी में 1905 और समथिंग किसी ने किया था, ऑनसांगर या समवन, नहीं, I don't remember the name, but there was some person who was doing a resistivity measurement, यानी कि resistance versus temperature measurement कर रहे थे मरकरी का. तो उनको क्या मिला कि ये चलो चलो ठीक है, जब टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ऐसे रेजिस्टिविटी हो, और सडन एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे जो मरकरी का जो रेजिस्टेंस है वो सडनली ड्रॉप टू जीरो. और उस टाइम के एक्सपेरिमेंटल लिमिटेशंस में ये जो ऑर्डर था
then raised to power, this was 10 raised to power minus 5 ohm, so it was as close as zero. So it was new, it was मतलब पहले तो उनको लगा कि ठीक है शायद मेरा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो रेजिस्टेंस मेजर कर रहा है उसमें कहीं पे वायर ढीला हो गया है और जिसकी वजह से वो रेजिस्टिविटी सडन ड्रॉप हो गई। बट उन्होंने फिर से वो एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा सारी वायरिंग चेक की, फिर उन्होंने जीरो से मतलब लोएस्ट पॉसिबल 4.2 केल्विन से नीचे वाले टेम्परेचर से स्टार्ट किया, और वो बढ़ते तो उनको रेजिस्टिविटी जीरो मिली 4.2 पे सडनली वो इंक्रीज होना शुरू हो गया जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर उन्होंने फिर कम किया एग्जैक्टली एट 4.2 केल्विन, दिस अगेन शोज अ डिप इन द रेजिस्टिविटी। तब उनको पता चला कि ओके दिस इज नॉट कि मेरा एक्सपेरिमेंटल सर्किट मतलब एक्सपेरिमेंट्स में कहीं पे गड़बड़ी है या कोई वायर लूज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज समथिंग न्यू, समथिंग इज गोइंग ऑन इनटू द सिस्टम, एंड दैट स्टार्टेड द डिस्कवरी ऑफ सुपरकंडक्टर्स। Superconductor is something, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज एट लो टेम्परेचर या एट क्रिटिकल टेम्परेचर उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट गोज टू जीरो। जब रेजिस्टिविटी जीरो है तो वी हैव पावर लेस, मतलब अगर आप करंट फ्लो करोगे तो उसमें हीट जनरेट नहीं होगी, उसमें कम से कम पावर होगा, सो वी कैन गेन मैक्सिमम। तो इन मटेरियल्स, इन सुपरकंडक्टर मटेरियल्स की जब हम लोग स्पेसिफिक हीट मेजर कर रहे थे, वी फाइंड समथिंग दिस, ओके, कुछ इस तरीके से था। दिस वॉज योर ट्रांजिशन टेम्परेचर जो कि यहाँ पे 4.2 केल्विन है, तो अगर आप मरकरी की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करोगे तो एट 4.2 केल्विन यू विल हैव this amount of discontinuity in specific heat. So this is specific heat, this is your temperature T. Okay, तो this was this, तो यहाँ पे एक discontinuity मिली, ये एक linear behavior था। We expected somehow कि metals की specific heat at some temperature it will go as linear, वो आगे की theory जब आप कभी superconductor पढ़ोगे you will get that। but जो ये regime था, जो low temperature वाला regime था यहाँ पे, that was interesting because this was exactly following this rule. This region was following e raised to power minus delta by kBT. This was having an exponentially decay behavior. अगर मेरे पास specific heat में एक superconductor की low temperature पे देख रहा हूँ, so it was giving me some exponential decay function. It means कि superconductor के अंदर जो भी वो material है, जैसे भी उसके अंदर electrons कैसे भी interact कर रहे हैं, चाहे वो कूपर पेयर्स बना रहे हो, ये तो थ्योरी सारी बाद में ही, बट उस टाइम में सोचा गया कि जो भी स्पेसिफिक हीट है मुझे एक्सपोनेंशियल डिके मिल रहा है, इट मींस कि सिस्टम के अंदर ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक फाइनाइट गैप है, तो देयर एग्जिस्ट अ गैप डेल्टा, एनर्जी गैप डेल्टा इन सुपरकंडक्टर्स। तो जस्ट बाय लुकिंग एट एक्सपेरिमेंट, कि मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा मैंने देखा और मुझे टू लेवल सिस्टम के बारे में मैंने कुछ पढ़ रखा था, मैंने कुछ जान रखा था, बस उतने से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि यू हैव एनर्जी गैप इन सुपरकंडक्टर्स एज वेल। सो दिस इज द पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू प्रिडिक्ट थिंग्स एंड न्यू आइडियाज एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ तक तो फिजिक्स की बात हो गई ऑलरेडी। आई गेस ये लेक्चर भी नॉर्मली से ज्यादा लंबा हो गया, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही, बट I will spend few more minutes and do some more problems as well. I have a neck pain today. Okay, so let's do. अच्छा, मेरे पास दो एनर्जी लेवल थे, एक जीरो था एक एप्सिलॉन था, एंड वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल निकाल लिया, स्पेसिफिक हीट, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बिहेवियर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास मैंने क्वेश्चन किया कि हैव n particles, okay, at given temperature T, what is the probability that the particle will be in this state, and what is the probability that the particle is in this state? Okay, so this is my next question कि probability क्या होगी। तो ये सारी चीजें हम लोग थ्योरी कैनोनिकल एंसेम्बल में याद करो, इस तरीके का एक फैक्टर आया था e raised to power minus beta epsilon divided by z, this was your this मतलब e raised to power minus beta divided by some constant, और ये तुम्हारी थी probability। then I start की सारे configurations पे
अगर आप सम करते हो, सो दिस सारे कॉन्फ़िगरेशंस पे सम करते हो तो ये और ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस पे मिला के 1 आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी कॉन्फ़िगरेशंस टोटल प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी। ओके, सो इफ यू रिमेंबर दैट आइडिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन एनी स्टेट जिसकी एनर्जी आई है, दिस इज ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई डिवाइडेड बाय जेड। इसमें आप इसकी डीजेनरेसी फैक्टर जी आई से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, कि अगर मेरे पास दो स्टेट हैं जिनकी एनर्जी जीरो है, तो जाहिर सी बात है तीन स्टेट्स हैं, जीरो जीरो और एप्सिलन, तो जाहिर सी बात है कि एन पार्टिकल्स हैं, तो जीरो जीरो अगर हम कुछ भी ना सोचे, सिर्फ क्लासिकली सोचें, देन वी विल हैव टू थर्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पार्टिकल इन जीरो स्टेट। बट वो तो डिफरेंट सिनेरियो है। सो लेट्स सी कि प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन एनर्जी स्टेट जीरो कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस बीटा जीरो बाई वन प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलन। ये मेरा पार्टीशन फंक्शन है और ये मेरा ये वाला वेट है। सो दिस इज सिंपली योर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलन। तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन एनर्जी स्टेट जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन एनर्जी स्टेट एप्सिलन कितना हो जाएगा, e raised to power minus beta epsilon divided by 1 plus e raised to power minus beta epsilon. Okay, so this is your probability of being in energy state 0, this is your probability of a particle कि आप energy state epsilon में उसको find out करोगे। So I thought कि वीडियो 20 minutes में खत्म हो जाएगा, but it's again took me 40 minutes, but I hope डबल टाइम स्पेंड किया है, यू लर्न समथिंग। ऐसा नहीं है कि आप सॉरी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं सीखे, यू हैव लर्न सम आइडिया सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ टू लेवल सिस्टम का ही किया, बट कुछ सीखे। नाउ लेट्स क्विकली गो टू सम प्रॉब्लम्स एंड डू एंड फिनिश दिस वीडियो। सो अब जो क्वेश्चंस होंगे वो जस्ट क्या हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। सरप्राइज क्यों, क्योंकि टू लेवल सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई वुड नॉट टेक मोर देन 5 minutes। This is the first question. A collection of n, question पढ़ लेते हैं. A collection of n two-level systems with energy 0 and E is greater than 0 is in thermal equilibrium at temperature T. For T is going to infinity, the specific heat approaches. तो question वही है जो हम लोग कर चुके हैं. Specific heat चाहे low temperature हो चाहे high temperature हो, two-level system में specific heat goes to 0. So जो option A है कि specific heat goes to 0 is the correct option. Okay. Now we'll go to the next question. I hope कि आंसर मैंने पहले से टिक कर दिया है शायद. So let's see. Yes. तो क्वेश्चन रीड करते हैं. Monoatomic gas consists of atoms with two internal energies level. Ground state 0. Excited state की energy E. The specific heat of the gas is given by. तो स्पेसिफिक हीट का बिहेवियर यहाँ पे पूछा गया था और यहाँ पे स्पेसिफिक हीट पूछी गई है। तो स्पेसिफिक हीट हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, पर पार्टिकल कितना है, के बी एप्सिलॉन बाई ई के बी टी स्क्वायर एंड दिस फैक्टर। तो लेट्स सी, तो ये जो ऑप्शन है ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के बी टी स्क्वायर, ये डिवाइडेड बाई ये, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। This is your next question. A collection of sorry, when a collection of two level system is in equilibrium at temperature T naught, the ratio of the population in the lower and the upper level is 2 is to 1. T naught टेम्परेचर पे अपर और लोअर एनर्जी लेवल्स में जो पार्टिकल्स के होने का जो रेशियो है वो कितना है, 2 is to 1. When the temperature is changed to T, the ratio is 8 is to 1. Then what is the relation between T and T naught? अच्छा नेक्स्ट टाइम से आंसर पहले से नहीं टिक करेंगे। सो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन जीरो स्टेट क्या था, दिस इज 1 बाई ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन प्लस 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पार्टिकल इन एप्सिलॉन स्टेट, मतलब एनर्जी स्टेट एप्सिलॉन में क्या था, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, कुछ इस तरीके से था।
लोअर वर्सेस अपर, तो लोअर कौन सा होगा, ये वाला, सो दिस इज योर लोअर एक्साइड, अपर वाला क्या होगा, ये तुम्हारा अपर है। तो पार्टिकल्स का रेशियो पूछा गया है, तो पार्टिकल्स का रेशियो क्या होगा, जो उनकी प्रोबेबिलिटी का रेशियो होगा। तो इसको मैं अप डाल देता हूँ, इसको मैं डाउन डाल देता हूँ जस्ट फॉर कन्वीनियंस, तो पी अप बाई पी डाउन जो है एट टी इज इक्वल टू टी नॉट टेम्परेचर पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बीटा नॉट एप्सिलॉन, बीटा नॉट यहाँ पे क्या है, 1/kB T0। ओके, बीटा नॉट है 1/kB T0, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। P और ये कितना है, 2:1, P अप बाई P डाउन जो है एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T पे कितना आ जाएगा, e रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन, वो कितना है 8/1। 8/1 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्यूब, इसको क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन की पावर क्यूब, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई रेज टू पावर माइनस 3 बीटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप सिंपली ये लिख सकते हो कि बीटा इज इक्वल टू 3 बीटा नॉट या 3T इज इक्वल टू T0। ओके, क्योंकि बीटा 1/इनवर्स टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर इधर चला जाएगा, सो दिस ऑप्शन सी कि T0 इज 3T, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो भी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पूछते हैं, कि अगर आपको टू लेवल सिस्टम के बारे में पता है तो ये 3 जेस्ट के क्वेश्चंस थे जो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको चीजें थोड़ी नहीं समझ में आई हैं, देन मतलब वन कैन नॉट डू एनीथिंग। अच्छा, कई लोग ये टेक्स्ट बुक पूछा कि टेक्स्ट बुक्स में कौन कौन सी यूज किया हूँ इन पूरे लेक्चर्स के लिए या प्रॉब्लम्स के लिए, कौन कौन सी यूज करनी, सो लेट मी जस्ट रिफर फ्यू। फर्स्ट, देखो अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट या एमएससी या सीएसआर नेट और गेट के लिए पढ़ रहे हो तो उनके लिए अलग है। अंडर ग्रेजुएट में सबसे पहले तो आप लेक्चर्स फॉलो कर लो, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही प्रिसाइज वे में इन सब चीज़ों को डिज़ाइन किया है, सो दैट अगर आप बाद में बुक्स रेफर करो, सो यू डोंट गेट एनी हेजिटेशन या कुछ ऐसा डिफिकल्ट ना लगे जो आप समझ में ना सको। फिर एक पथारिया की बुक है, ठीक है, एक रीफ की बुक है, ये सारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं जो आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए फॉलो अप कर सकते हो। फोर्थ है जिसको मैं मोस्टली कह देता हूँ कि पढ़ लो, बट आई डोंट हार्डली रिकमेंड, वो गर्ग बंसल एंड घोष की है, गर्ग बंसल एंड घोष। अगर आपको चीजें यहाँ से समझ में नहीं आ रही हैं देन यू कैन डू दिस, बट आई से अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करे हैं तो आपको ये दोनों बुक्स भी समझ में आ जाएंगी, और प्रॉब्लम्स आप पथारी और रीफ से कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप हो, मास्टर्स में हो, देन इज बुक बाय कारदार। आई हैव अ बुक, आई विल शो यू दिस पिक्चर, ये स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ पार्टिकल्स। आई गेस कि वीडियो में शायद उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मे बी मिरर्स, बट यू कैन सी, मतलब स्टैटिस्ट यहाँ पे लिखा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ पार्टिकल्स मेहरान करदार, ठीक है। इसकी एक बुक और है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ फील्ड्स करके, बट दैट इज अ बिट एडवांस, बट यू हैव टू गो विद पार्टिकल्स। तो कारदार की जो पार्टिकल्स वाली बुक है उसमें अगर आपको ये एनसेम्बल सिस्टम पढ़ना है देन दैट इज चैप्टर नंबर 4, क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, चैप्टर 4 आप वहां से कर लो। और एक हुआंग की बुक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। हुआंग और कारदार दो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हायर लेवल के लिए, आप इनको फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। और इनके प्रॉब्लम्स भी बहुत स्टैंडर्ड हैं, तो यू कैन गो विथ प्रॉब्लम्स एज वेल। और तो बाकी वो रेफरेंस है ही हैं कि सी एस आई आर नेट के आपने प्रॉब्लम्स देख लिए, गेट के प्रॉब्लम्स देख लिए, बी एच यू, डी यू, एच सी यू, जे एन यू, इन सब के प्रॉब्लम्स देख लिए, जैम के देख लिए, जेस्ट के देख लिए।
बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सी यू सी टी के देख लिए तो बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख सकते हो, प्रॉब्लम्स रिफर कर सकते हो। देखो, एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट मेथड्स कैसे जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें, अगर आप अभी भी 2021 और लेटर एग्जाम्स में अगर आप अभी भी उन चीजों पे रिलाई कर रहे हो ना, तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। क्योंकि जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है, जिस हिसाब से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से अब वो कोई भी चीजें आपको काम नहीं आने वाली हैं जो आपने ये छुट्टी पढ़ा, ओके ठीक है हो गया, बस क्वेश्चन पढ़ा और हो गया, वैसे अब क्वेश्चंस नहीं आएंगे कोई भी एग्जाम हो। स्पेशली जैम, जस्ट एक एग्जाम छूट गया, टी एफ आर, ये जो एग्जाम्स हैं, सी एस आर नेट और गेट, ये जो 5 एग्जाम्स जो इस रेड बॉक्स, सॉरी, जो इस रेड बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, ये ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें क्वेश्चंस जो हैं कि लेवल हमें हर मतलब हर अगला दिन जो हर एग्जाम्स जो होता है अगले ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसमें क्वेश्चंस को ये लोग अपग्रेड कर रहे हैं, क्वेश्चंस को ये लोग चेंज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो कि आपने बस फाइनल आंसर निकाल दिया और आपका आंसर मिल गया, नहीं, कई बार उसको प्लॉट करने के लिए भी पूछते हैं, कई बार कहते हैं उसके लो टेम्परेचर पे क्या बिहेवियर होगा। सो अगर आपको चीजें समझी हुई हैं, आपने टाइम स्पेंड किया है, आपने किताबों पे टाइम दिया है, आपने लिटरली समझने की कोशिश की है, देन यू विल बी एबल टू डू प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्स, बिलीव मी। बट अगर आप शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट मेथड्स और इन सब चीजों पे रिलाई कर रहे हो, यू आर डूइंग अ मिस्टेक। एग्जाम के 2 महीने पहले मत पूछना मुझसे कि कौन सी बुक फॉलो करें, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता, अभी टाइम है। चाहे नेक्स्ट ईयर जस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपेयर वेल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन अर्ली, कि आप थोड़ा बहुत एटलीस्ट बुक्स को फॉलो अप कर सको। तो ठीक है, यहाँ पे तो चीजें हो रही हैं, 2 लेवल सिस्टम हमने इस बार कर लिया है, मैंने काफी चीजें प्लान कर रखी हैं आगे वाले वीडियोस में, प्रॉब्लम्स या स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल का एक एग्जांपल आज सॉल्व किया एंड यू से इट टुक मी ऑलमोस्ट अराउंड 1 आवर। कोई भी आप यूट्यूब पे, चाहे एनपीटीएल हो चाहे एमआईटी के लेक्चर्स हो, आप जो सर्च करो 2 लेवल सिस्टम, दे विल हैव मेनी लेक्चर्स, मतलब 3 4 5 लेक्चर्स होंगे सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, एंड दे विल रियली गो इनटू मच मोर डिटेल देन व्हाट आई हैव गॉन। मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो बीएससी और आसपास फर्स्ट ईयर जो सी एस आई नेट एमएससी में दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा, ताकि वो फिर इरेलीवेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यू शुड नो कि कौन कौन से स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एंड वी विल डू सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स इन नेक्स्ट प्रॉब्लम सेशन एज वेल। ओके, और इसी थोड़ा 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 स्लो चलेंगे इन वीडियोस में, क्योंकि समझ में आ गया देन इट्स गुड। अगर आपको वीडियो फास्ट करनी है देन यू ऑलवेज हैव अ लायबिलिटी टू यूट्यूब पे, तो 1.5 1.72 जितने भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उतना आप करके देख सकते हो। So finally, thank you very much for watching this video, और अच्छे लग रहे हैं तो कुछ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही देते हो, that's good. So see you in the next video. Thank you very much.